चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की जो हमारी ये क्लास होगी, ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य का दिसंबर 2015 का तृतीय प्रश्न पत्र। हम लोगों ने अभी दिसंबर 2015 का समाज कार्य का द्वितीय प्रश्न पत्र कल समाप्त किए हैं और आज हम लोग चर्चा पर चर्चा करने चल रहे हैं दिसंबर 2015 का तृतीय प्रश्न पत्र। विगत वर्ष का प्रश्न है आपके सामने ये, और प्रश्न रिपीटेड भी होते हैं। हो सकता है आप लोगों को सितंबर 22 से 23 से 30 सितंबर के बीच में हो सकता है आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आज का पहला प्रश्न हमारे सामने ये है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेवार्थी एवं व्यक्तिक कार्यकर्ता संबंध का एक घटक नहीं है। ऑप्शन ए स्वीकृति, ऑप्शन बी स्वायत्तता, ऑप्शन सी यानी थर्ड गोपनीयता, ऑप्शन डी संदर्भित किया जाना यानी रेफरल। देखिए यहाँ पे रेफरल ही नहीं है, बाकी सारे हैं। देखिए जब सेवार्थी और कार्यकर्ता के संबंध की बात कर रहा था, कंपोनेंट ये स्वच्छता इंडिपेंडेंस भी होता है, गोपनीयता भी होता है और आपका स्वीकृति भी होती है। लेकिन जो ये रेफरल होता है ये बेसिकली अलग पॉइंट है। ये रेफरल क्या होता है कि जब कोई कंपनी मार्केट में अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करती है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कैसे लोगों तक पहुंचाए। हालांकि हम लोग उसको रेफरल लिंक या रेफरल कोड के नाम से भी जानते हैं, परंतु यहाँ पे प्रक्रिया रेफरल जो दिया गया था वो संदर्भित का मतलब परामर्श के पॉइंट ऑफ व्यू से था, संप्रेषण के पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि यहाँ पे रेफरल जो शब्द दिया गया है ये शब्द सही नहीं है। तो इसलिए आपका यहाँ पर पहले वाले का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी वाला ही करेक्ट माना जाएगा। पहले का डी सही रहेगा आप सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ समूह है। ये इस संदर्भ समूह के बारे में बात कर रहा है। तो एक तो व्यावसायिक समूह, बेसिकली संदर्भ समूह तो आता ही नहीं है नहीं। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि संदर्भ समूह किसे कहते हैं, है ना। अगर ये पता है तो आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो इसमें अगर बात करें अपने स्वयं के, अच्छा डी कह रहे हैं आप, चलिए अभी देखते हैं। अपने स्वयं के जीवन के मूल्यांकन के लिए ले जाना या ले जाया गया समूह। बेसिकली एक संदर्भ समूह एक समूह है जिसमें एक व्यक्ति या किसी अन्य समूह की तुलना में की जाती है। तो हालांकि बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने किसी भी समूह को बुलाया है कि व्यक्ति खुद को और अपने व्यवहार का एक संदर्भ समूह का मूल्यांकन करने के लिए मानक के रूप में उपयोग करे। तो ऐसी कंडीशन पे उसको संदर्भ समूह कहा जाता है। तो नोट कर लीजिए, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी संदर्भ समूह बी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? बोलिए एक बार। देखिए संदर्भ समूह मैंने आपसे क्या बोला, एक सिंपल सी बात है। ये आपसे कहता है कि रॉबर्ट मर्टन के द्वारा ये अवधारणा दी गई थी संदर्भ समूह, और इसने जो है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में किया था। तो मर्टन ने इस चीज़ को बताया भी था कि संदर्भ समूह जब कभी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के समूहों के साथ अंतःक्रिया करता है तो ये क्रियाएं शून्य में नहीं रहती हैं, परंतु क्रियाओं के घेरे हुए जो संपूर्ण सामाजिक पर्यावरण होता है वो बिना किसी संदर्भ में या बिना किसी संदर्भ के ना तो क्रियाएं हो सकती हैं और ना ही उन्हें समझा जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन पर यहाँ पर बताया गया कि एक समूह जिसमें एक व्यक्ति या किसी अन्य समूह की कंपेयर की जाती है यानी उससे तुलना किया जाएगा, और व्यक्ति खुद को और अपने व्यवहार का एक संदर्भ, एक रिफरेंस, एक आप बोलते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू, संदर्भ समूह का मूल्यांकन करने के लिए मानक के रूप में उसका उपयोग करेगा। तो ऐसी कंडीशन पर वो कहलाता है आपका संदर्भ समूह। तो सिंपल सी बात है, अपने स्वयं के लिए जीवन का जो मूल्यांकन में जो भी समूह
आ रहा है उसमें जो भी क्रियाविधि हो रही है उसको संदर्भ समूह कहेंगे। ऑप्शन आपका बी सही रहेगा। ये मूल्यांकन आपका डिफाइन करता है संदर्भ समूह को। और दूसरा शब्द स्वयं, अपने स्वयं को, यानी स्वयं के जीवन को। ये दो ऐसे शब्द हैं जो संदर्भ समूह को प्रस्तुत करते हैं। बाकी वह समूह जो सामाजिक गतिशीलता में अनुमति नो और संवेदनशीलता प्रशिक्षण नो। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए अवधारणा की मैंने बात किया है, संदर्भ समूह की अवधारणा आर के मर्टन इज द राइट आंसर होगा। संदर्भ समूह की अगर हम बात करेंगे तो मर्टन का है कहना, यहाँ पे स्टेटमेंट है अवधारणा के रूप में समझाया अगर कोई है तो मर्टन ने समझाया है। हालांकि इसमें बहुत सारे बोटोमोर की परिभाषा भी देखने को मिलती है, बोटोमोर का भी कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, परंतु सबसे ज़्यादा आप याद रखेंगे आर के मर्टन, रॉबर्ट मर्टन, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर वाले में इसकी किताब है एक, उसी में। ठीक है, बोलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा समूह विकास का चरण है जो स्थापित नियम, मानक और निर्देशन को दर्शाता है? आपने नाम सुना होगा। पहले आप मुझे ये बताएं ये किस विद्वान ने दिया है इसके बारे में? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सामाजिक समूह विकास के जो चरण है, ठीक है, टकमैन द्वारा प्रतिपादित किया गया। अब आप सबको ये चीज़ें ध्यान रखने वाली है जिसको हम ट्रैकरमैन या टकमैन या ट्रैकमैन भी से हम जानते हैं, और ये बेसिकली प्रक्रिया होती है सामाजिक समूह। मैंने आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, मुझे याद आ रहा है ना। तो ऐसे में आप नाम याद रखिएगा ऐसी अवस्था में टकमैन का। टकमैन ने जब सामाजिक समूह की अवस्थाओं को बताया तो सन 1963 में कहा कि फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एब्जॉर्मिंग के आधार पर बताया। बहुत सारे विद्वान हैं, आपको मालूम होगा, कैलिंग भी है, ट्रेकर भी हैं, गर्लैंड जोन्स भी हैं, और आपका एक और विद्वान आता है, क्या नाम है उसका, है बेल्स, है ना, हाँ बेल्स आता है। हाँ, ये सारे जो विद्वान हैं ये काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सन हैं, इनसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। परंतु अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, नॉर्मिंग एक ऐसा शब्द है जहाँ टकमैन के द्वारा ये चीज़ें बताई गई हैं, टकमैन की अवस्थाओं के माध्यम से, कि इसमें नियम वगैरह के बारे में, मानक वगैरह के बारे में, मानदंड वगैरह के बारे में बताया गया है, निर्देशित किया गया है, सबको सही तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और इसमें सतत विकास की बात करना, और निश्चित समय अवधि की बात करना, औपचारिक संगठन के बारे में बात करना, नेतृत्व के विकास के बारे में बात करना, इन सारी चीज़ों को ये शामिल करता है। ये क्या करता है? शामिल करता है। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसके चरण है, चरणों को अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो मैंने अभी आपको बताया है जो, वही आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। याद रहेगा टकमैन के चरणों के बारे में ना, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे जो नॉर्मिंग शब्द है ये अवसर और चुनौतियों के बारे में सिखाती है, लक्ष्यों पर सहमत देती है, कार्यों से निपटने के लिए शुरुआत या प्रेरित करती है। व्यवहार करने के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं आमतौर पर तो सर्वोत्तम व्यवहार पर यह आधारित होती है और ज़्यादा ध्यान केंद्रित भी करती है, एज अ पॉजिटिव बात करती है। ये आपका पहला स्टेप, ठीक है, पहला स्टेप ब्रूस टकमैन, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, एब्जॉर्मिंग, ये नाम है, इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एब्जॉर्मिंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डैश कह रहा है कि इस विचार पर अस्वीकार करता है कि एक छोटा समांगी समूह का समुदाय के निर्णय लेने में प्रभुत्व होता है। सामाजिक मॉडल है, और स्थानिकता विकास मॉडल है, बहुलवादी मॉडल है, सामाजिक क्रिया मॉडल है। तो यहाँ पे जो एक दिया गया एक छोटा सा समांगीय समूह का समुदाय, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसका जो बहुलवादी मॉडल है ना, बहुलवादी मॉडल इस विचार को अस्वीकार करता है कि छोटा समांगीय समूह का समुदाय के निर्णय लेने में प्रभुत्व होता है। ये
बहुलवादी मॉडल। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंग्लिश दिखाना चाहूँगा, इंग्लिश भी आप देख लेंगे तो आप सबको बड़ा आसानी रहेगा इनमें सारी चीज़ों को समझने में, है ना। आपको मालूम होना चाहिए, है कि नहीं, सोशल मॉडल किसे कहते हैं। सोशल मॉडल आप जानते हैं, सोशल मॉडल तो सामाजिक नियमों पर आधारित। नहीं नहीं, हाँ देखो सोशल मॉडल तो है ही है आपका उस पर आधारित। हालांकि ये सोशल मॉडल जो है सामाजिक क्रियाओं के संबंध में है। तो जो सोशल मॉडल है वो ज़्यादातर अगर किसी चीज़ का डिफ़ाइन करता है तो वो डिसेबिलिटी वाली एरिया को डिफ़ाइन करता है। किस एरिया को? डिसेबल एरिया को। तो यानी क्रिया में जो सामाजिक मॉडल का उदाहरण देखने को मिला वो दिव्यांग व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में, उन्हें समाज की मुख्य धाराओं से जोड़ने के परिप्रेक्ष्य में मिला था सोशल मॉडल। तो सोशल मॉडल याद रखिएगा और डिसेबिलिटी को रिलेट करता है, ये आप सबके लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो लोकलिटी डेवलपमेंटल मॉडल, है ना। और ये जो मॉडल है लोकलिटी, इसको हम स्थानीय विकास का मॉडल भी कहते हैं या प्रारूप भी कह लीजिए आप, बात एक ही है। तो यह मॉडल जो होता है सामुदायिक विकास के लिए संदर्भित किया गया है। इसमें जो है मूल्यों और परिणामों का सबसे बारीकी से ध्यान दिया जाता है। और आप लोग में से ज़रा मुझे कोई बताए किसने दिया है? सर ये तो रॉथमैन ने दिया है। हाँ, ये आपने सही बताया, रॉथमैन। समुदाय संगठन के हैं ना 3। हाँ उसमें बिल्कुल से पहला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद एक आता है आपका सोशल एक्शन मॉडल। और ये जो सोशल एक्शन मॉडल है या आपको मैंने कई बार बताया भी है कि कौन कौन से इसमें सबसे ज़्यादा फेमस हैं सोशल एक्शन मॉडल में, सामाजिक क्रिया के मॉडल में। तो समाज कार्य अभ्यास के सिद्धांत को ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ उत्पीड़ित समूह, समुदाय और संगठनों के साथ काम करने के लिए सामाजिक राजनीतिक सशक्तिकरण की कुंजी मानी जाती है इसको। तो यहाँ मैं आप सबसे कहूँगा कि विट्रो का नाम याद रखिएगा। विट्रो यहाँ पर फेमस हो जाता है सामाजिक क्रिया के मॉडल में, ठीक है, सामाजिक क्रिया के मॉडल में इम्पोर्टेंट रहेगा आप सबके लिए, ये भूलिएगा मत। और नेक्स्ट एक हमारे सामने है जो अभी अभी आपने देखा भी है ना, प्लूरलिस्ट मॉडल। और ये एक ऐसा मॉडल है जिसको हम लोग बहुसूची मॉडल के नाम से भी जानते हैं या बहुलवादी मॉडल के नाम से भी जानते हैं, बात वही है। इसमें कोई अंतर नहीं है खास कि कुछ अंतर मिले, परंतु इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है समुदाय को डिसीज़न लेने में मदद करता है, आपको डिसीज़न लेने में ये आपको मदद करता है। और ये मॉडल बेसिकली शास्त्रीय बहुलवाद पर विचारधाराओं पर आधारित है। यहाँ पे राजनीति और निर्णय लेने ज़्यादातर सरकार के ढांचे में स्थित है, लेकिन कई गैर सरकारी संगठन जो NGO होती हैं वो समूह अपने संसाधनों का उपयोग करके या प्रभाव डालने के लिए कार्य करती हैं। तो यहाँ पर जन राजनीति प्रक्रिया में शक्ति और प्रभाव कैसे वितरित किए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो वही आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी सेकंड वाला। तो 4 का बी सही जवाब रहेगा। सर ये सामाजिक मॉडल किसने दिया, दिव्यांग वाला? देखो सामाजिक मॉडल जो है आपका विट्रो का नाम आएगा। सामाजिक क्रिया का मॉडल है। नहीं नहीं, पहला वाला। नहीं, सामाजिक मॉडल, देखो ये सामाजिक मॉडल किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट आ सकते हैं सोशल मॉडल के अंतर्गत, है ना। किसी एक पर्टिकुलर बच्चे या एक पर्टिकुलर किसी विद्वान का नाम नहीं आता है, ठीक है, हाँ सोशल मॉडल में। तो याद रखिए इसमें वैल्यूज़ वगैरह सारे शामिल किए गए हैं, सारे वैल्यूज़ वगैरह एग्जाम्पल वगैरह रखे गए हैं सोशल मॉडल के अंतर्गत। और किसी सर ये जो इसका आंसर आया है बहुलवादी, तो इसका मतलब ये है ना कि ये समाज की एक किसी समुदाय के निर्णय पर डिपेंड नहीं है, मतलब इसमें सभी समुदायों का रोल होना चाहिए ना। इसका मतलब ये हुआ ना कि बहुलवादी का मतलब होता है कि समुदाय के जो निर्णय होगा वो चाहे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से हो चाहे सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य से हो, वहाँ पे निर्णय डिसीजन लेने की जो बात करेगा समुदाय में, छोटा सा अंगी समूह की बात करेंगे तो वहाँ पे बहुलवादी ही आपका सही रहेगा। और कोई मोहल्ले वगैरह की बात करता, कोई क्षेत्र की बात करता तो लोकलिटी को यूज करता, ठीक है। और बड़े लेवल पर बात करता तो ये सामाजिक क्रिया का बनता। सामाजिक जो मॉडल था वो बेसिकली टोटली तीनों का इसमें इन्वॉल्व कर दिया था सामाजिक मॉडल के अंतर्गत।
बात करेंगे समूह व्यवहार और इसका सदस्यों के साथ आपसी अंतःक्रिया का अध्ययन कौन करता है। एक समूह व्यवहार है और इसका सदस्यों के साथ आपसी अंतःक्रिया का अध्ययन कौन करेगा। क्या समूह प्रक्रिया होगी, समूह व्यवहार होगा, समूह गतिकी या समूह संबद्धता। ऑप्शन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में ना, तो समूह गतिकी इज द राइट आंसर बता रहे हो आप लोग। समूह गतिकी, समूह गतिकी की बात किसने किया है। ये तो ग्रुप डायनेमिक, ग्रुप डायनेमिक कोड लेवल का है ना। हाँ कर्ट वही बात होती है, चाहे आप कर्ट लेविन का नाम लेते हैं, चाहे आप कोट लेविन की बात करते हैं, बात वही बनता है। परंतु यहाँ आपको मैं बता दूँ ना, समूह गतिशीलता एक समूह के दृष्टिकोण और व्यवहार के पैटर्न से संबंधित होता है। एक पैटर्न जानते हो, पैटर्न किसको कहते हैं, किसी चीज़ को सेम लागू करना, मतलब जिस पैटर्न को वो जिस नियम को फॉलो करेगा। हाँ, तो वो पैटर्न चलता रहता है, उसमें परिवर्तन वगैरह नहीं होते, पैटर्न लागू रहते हैं। अब यूजीसी का पैटर्न एग्ज़ाम का बदल गया है, जैसे आप ही लोग बोलते हो, तो कुछ क्वेश्चन का पैटर्न लास्ट टाइम में बदला गया। तो समूह गतिशीलता और एक सामाजिक समूह और सामाजिक समूहों के बीच होने वाला जो व्यवहार है, जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, उनकी एक प्रणाली है समूह गतिकी। इसको आप ग्रुप डायनेमिक का नाम देते हैं। और ग्रुप डायनेमिक जो होता है वो चेंज भी हो सकता है, एसोसिएट हो सकता है ग्रुप के साथ, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है, एक सतत प्रक्रिया भी हो सकती है, और एक अगर हम बात करें तो एक फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिलती है, लचीलापन भी देखने को मिलता है ग्रुप डायनेमिक के अंतर्गत। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी ग्रुप डायनेमिक के अंतर्गत, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 6 के बारे में। समूह सामाजिक व्यक्तिक कार्य की प्रभावपूर्णता का अध्ययन किसने किया है। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। फिशर जोएल, ठीक है, यहाँ पे जो फिशर जॉयल का नाम आपने दिया, देखो बहुत बढ़िया, यहाँ पे स्टेटमेंट आप लोगों के सही गए हैं। इंग्लिश देखो एक बार, देखिए बात यहाँ पे है इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल केस वर्क। सवाल यहीं पर है, सवाल कहाँ पर है, इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल केस वर्क बाय फिशर जॉयल, और यही आपका करेक्ट जवाब है, यही आपका करेक्ट जवाब है। सन 1978 के दौरान, 1978 के दौरान द इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल केस वर्क के बारे में जॉयल फिशर के द्वारा ये चीज़ें लाई गई थी। अच्छा, ये था क्या चीज़, ये था क्या चीज़, कोई बताना चाहेगा। केस वर्क कैसे काम करता है, कैसे सेवार्थी को प्रभाव डालता है, उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात की। क्या ये कैसे काम करता है। हाँ, देखिए अगर हम इसके बारे में बात करें, ये बेसिकली इफेक्टिवनेस जो चर्चा करता है, यानी प्रभाव डालने की बात कर रहा है, ये प्रभावपूर्णता की बात करता है, और ये सुधार में, वो भी अगर हम बात करेंगे उसके सुधार में। अब ये सुधार किस प्रक्रिया के पॉइंट्स, या अगर हम बात करें किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, तो उसके बिहेवियर में बदलाव की बात करता है। आप अगर MSW का MSW E005 बुक पढ़ेंगे तो साफ शब्दों में आपको मिलेगा वहाँ पे एक मोबिलिटी शब्द है, जहाँ पे बिहेवियर के परिवर्तन को लेकर, तो जो बिहेवियर में परिवर्तन देखने को मिलता है, 1976 में जो रिसर्च किया था जॉयल महोदय ने, उस दौरान हमें ये देखने को मिला था कि सोशल केस वर्क प्रैक्टिस के दौरान जब इंडिविजुअल काम करोगे तब हमें देखने को मिलता है इफेक्टिवनेस। सन 1976 याद रखिएगा, ट्रीटमेंट के दौरान हम इसको यूज करते हैं, और यह प्रक्रिया जॉयल की थी। आप ध्यान रखिएगा, ये किताब है सन 1976 में लाई गई थी, 1976 में। फिशर जॉयल इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, फिशर जॉयल इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, पीटर ड्रकर के बारे में सुना है। नाम ही सुना है सर, पता नहीं। अमेरिकन एक परामर्शदाता हैं ये, है ना। और इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो इनकी काफ़ी फेमस किताबें आई,
जिसमें इन्होंने इफेक्टिव के बारे में बताया था केवल, परंतु इफेक्टिव तो बताया लेकिन एग्जैक्ट इसने केस वर्क में नहीं बताया था। इफेक्ट आप चाहे ग्रुप वर्क में लो, चाहे कम्युनिटी वर्क में लो, चाहे केस वर्क, किस तरीके से, अब केवल केस वर्क की बात हो रही है तो फिशर जॉयल का हुआ। इन तीनों में बेसिकली द इफेक्टिव की बात करने वाला सन 1966 में 1966 में पीटर ड्रेकर का नाम आता है। 1966। मतलब ये प्रभावकारिता का सिद्धांत हो सकता है। हाँ, सिद्धांत नहीं बताया है, अब सिद्धांत मत कहिए, ये तीनों में लागू होता है, ये तीनों में लागू होता है। पीटर ड्रेकर का नाम, ठीक है। एक नाम आता है, आप लोगों ने इनके बारे में भी नाम सुना ही होगा, नाम एडम स्मिथ है। जी 1776 में इन्होंने तर्कसंगत विकल्प का चयन का सिद्धांत दिया। बहुत इनका एक जो सिद्धांत रहा, जो थ्योरी रही है, नैतिक भावनाओं का सिद्धांत रहा है। नैतिक भावनाओं का सिद्धांत रहा है 1759 में, 1759 में। इनका ये एक काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है, याद रखिएगा। और राष्ट्रों की संपत्ति की बात अगर कोई करने वाला था, राष्ट्र की संपत्ति, हाँ, एडम स्मिथ। हाँ, तो एडम स्मिथ, ठीक है। ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। सारे इसमें जितने नाम दिए गए हैं ना, ये आप लोगों से एग्ज़ाम में हो सकता है भाई पूछ ले, याद रखिएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है सभी के सभी, ठीक है। एक नाम आता है आपके सामने, एडविन फिलिपो। एडविन फिलिपो की बात अगर हम करें तो ये इनका नाम आता है प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट में आता है इनका नाम। ये एक ह्यूमन रिसर्चर मैनेजमेंट में काम किया था इन्होंने, है ना। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि लिख लीजिए आप इसका नाम में, प्रिंसिपल ऑफ पर्सन मैनेजमेंट, पर्सन मैनेजमेंट, ठीक है। सन 1980, सन 1980, ठीक है, याद रहेगा। सन 1980 में मैडम प्रिंसिपल ऑफ पर्सन मैनेजमेंट, पर्सन मैनेजमेंट। तो इन्होंने क्या बताया था? नंबर 1 प्लानिंग, नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3 डायरेक्टिंग, नंबर 4 कंट्रोलिंग, और नंबर 5 इनका आता है एक, उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ये कंट्रोल किसको, पोस्ट कार्य नहीं, ये एक आपका क्या हो गया, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, योजना, आयोजन, निर्देशन, नियंत्रण। 4 तो हो गए ना, योजना, संगठन, निर्देशन, डायरेक्टिंग, फिर नियंत्रण, 4 है। सी से कंट्रोल, हाँ, सी से कंट्रोल। स्टेप इन्होंने दिया था इस अपनी किताब में कि किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का जो नियम होता है वो किस तरीके से लागू होता है, ठीक है। उसका बिल्कुल 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 मानव संसाधन प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, ठीक है, इसको याद ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। 1 मिनट, सारा याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट थे सारे के सारे सवाल। तो फिफ्थ पॉइंट क्या बताया आपने? फिफ्थ नहीं, 4 ही था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सामाजिक व्यक्ति, ये तो हो गया ना, फिशर जॉयल। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, फील्ड वर्क एंड द फील्ड
फील्ड वर्क एंड द फील्ड वर्क, अरे ये तो मैंने आप लोगों को लिखवाया भी है शायद, लिखवाया कि नहीं? मैंने ये आप लोगों को बताया है, फील्ड वर्क एंड द फील्ड वर्कर्स। श्रीनिवास सर। श्रीनिवास, ओके। और भी लोग बताते रहे थोड़ा सा। तो श्रीनिवास और एस दुबे दोनों में से कंफ्यूज फील्ड वर्क एंड द फील्ड वर्कर्स, ये बुक थी एम एन श्रीनिवासन की, मैडम। सही जवाब 28 जनवरी 1980। 1980 की है। एम एन श्रीनिवासन के बारे में आप लोग भली भांति तरीके से जानते होंगे। एम एन श्रीनिवासन काफ़ी फेमस पर्सन है ये, और इन्होंने कई चीज़ें लेकर आए हैं। जैसे अगर हम बात करें आप लोगों से, तो इनका एक ज़्यादा था आधुनिक भारत में जाति की बात करते थे ये। आधुनिक भारत में जाति की बात करते थे, और ये 1962 नहीं, संस्कृतिकरण से तो बताइए, ये मुझे फेमस है। अभी अभी आ रहा हूँ सर, उस पर भी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। भारत सामाजिक संरचना के बारे में बात किया है। भारत सामाजिक संरचना 1969, उस पर बात किया है इसने। और अगर हम बात करें भारत के गांव, भारत के गांव 1955 में बात किया है, 1955 में बात किया है। और मैसूर में शादी और परिवार, मैसूर में शादी और परिवार कब कब जी? अच्छा, आवाज़ एक्चुअली आपकी शुद्ध नहीं आ रही है, थोड़ा सा दिक्कत कर रही है। ओके, चलिए, अच्छा, कोई नहीं। तो इनकी कुछ जो ये किताबें रही हैं बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक तो हो गया 1942 का मैसूर वाला, और दक्षिण भारत की जो है क्रूरों में धर्म और समाज की बात किया था 1952 में, ये एक फेमस थी। याद किया गया गांव 1976 का था, ये भी फेमस ही था, है ना। इनका मुख्य विषय जानते हो क्या था? परिवार, विवाह, धर्म। इनका कॉन्सेप्ट किसका था? परिवार, विवाह, धर्म, भारतीय समाज, इनका विषय था ये सब। भारतीय समाज और ग्रामीण समाज, सामाजिक परिवर्तन और जातीय व्यवस्था, ये इनका एक विषय था एक प्रकार का। इन्हीं चीज़ों पर ये काम करते थे मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास महोदय। सर एक बुक आई इनमें 2002 में, कौन सी बुक 2002 में आई थी? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। सोशल चेंज इन, हाँ ना? अच्छा, हाँ सोशल चेंज इन इंडिया 2002 की। हाँ, ये बहुत मतलब पूछा भी गया है सर, इम्पोर्टेंट बुक है सर ये। अच्छा, ओके। तो ये जो किताब की बात आप कर रहे हैं, सोशल चेंज इन इंडिया की बात, बैकग्राउंड आवाज बहुत आ रही है। हाँ, आवाज़ थोड़ी सी आ रही है। तो शिवालंग सर जब भी अनम्यूट होते हैं ना तो भयंकर आवाज भी आती है। चलो, कोई बात नहीं। समझता ही नहीं सर, बहुत कैसे। कोई नहीं, एक बार म्यूट हो जाइए, आप लोग म्यूट हो जाइए। हाँ, सही बता रहे हैं आप लोग, ठीक है। मुझे ये कंफर्म करिए, सोशल चेंज इन इंडिया की जो बुक रही है, हाँ, वो किसकी रही है? एमएन श्रीनिवासन की ही है, अच्छा, 2002। ओके। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए सभी लोग भी। और इसी सोशल चेंज इन इंडिया जो श्रीनिवासन की बुक है,
इसी को आप नोट कर लीजिए। मॉडर्न इंडिया। हाँ, इसी को क्या बोला गया है? आधुनिक सोशल भारत चेंज। में सामाजिक हाँ परिवर्तन। हाँ हाँ। और आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन की जो किताब आई थी 1962 का, वो संस्करण था। जो आप बता रहे हैं 2002 का, वो संस्करण था। परंतु आप ध्यान रखिए, इसका ओरिजिनल जो पब्लिश किया गया है 62 या 63, आप यहाँ पे दोनों में से एक मेंशन कर लीजिए। ठीक है। ये जाति वाले जो है वो वही है। हाँ, ये आपका आधुनिक भारत में जाति की जो बात कर रहा है, वही किताब है ये, वही किताब है। हाँ, वही किताब है तो ये दक्षिण भारत में क्या बताया आपने? जी। दक्षिण भारत बोले थे ना आप एक। हाँ देखो, इन्होंने जो है कई किताबें लेके आई हैं। तो एक दक्षिण भारत करके भी किताब लाया है, तो आप चाहो तो उसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दक्षिण भारत में क्रूर और धर्म और समाज की किताब लाया था 1952 में। 1952 में। ठीक है, मैं इनकी बता दूँ, इनकी कुल टोटल 9 किताब हैं, और 9 के 9 इम्पोर्टेंट हैं। 9 किताब हैं। क्या लिखवा दूँ आप लोगों को? सर लिखवा दीजिए। अब चल, काफी स्पाइस किया है ना। नंबर दो एक। और बचे। हाँ, नंबर 1 आप यहाँ पे करिए, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा सभी लोग अच्छे से, है ना। अच्छा जी, चलिए एक एक, चलो एक एक। एक्चुअली सर आप बोल तो रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा सर। आप बोल रहे हैं कुछ, लेकिन स्पष्ट नहीं, कोई बच्चा भी स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। कोई बात नहीं, आप जब घर पे आ जाइएगा कहीं, तब आप मुझसे वो सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा अपने यहाँ पे ट्रेवलिंग में, तो उस समय हम आपको बता देंगे सर। ठीक है ना, आप निश्चिंत रहें, बस आप केवल ध्यानपूर्वक थोड़ा सा समझें, सुने। आगे बढ़िए ज़रा। देखिए, इनकी 9 किताब में अगर हम बात करें, पहली किताब इनकी जो सबसे ज़्यादा फेमस रही है, वो रही थी मैसूर में विवाह और परिवार, 1942 में। नंबर 2 की किताब की बात अगर हम लोग करें यहाँ पे, देखो आप सभी लोग ध्यान से सिर्फ इसको लिखते जाइएगा। दक्षिण भारत के क्रूर के बीच धर्म और समाज की बात हो रही थी 1952 में। इनकी किताब ये थी, आधारित थी M.N. श्रीनिवासन पर। आधुनिक भारत में जो जाति की बात कर रहे थे अभी हम लोग, जो आप लोग सोशल इंडिया अभी बता रहे थे, आप सोशल चेंज को लेकर इन इंडिया में 2002 को लेकर संस्करण था, वही किताब है ये। इसको आधुनिक भारत में जाति कही गई, और ये किताब आई थी 1962 भी कह सकते हो, 63 को भी मेंशन कर सकते हो, परंतु 62 सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा, 62 वाला। नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपकी आती है विलेज, याद किया गया गांव, यानी आप कह लीजिए द रिमेंबर्ड विलेज, और ये 1976 का हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, भारत में सामाजिक परिवर्तन के आयाम आए थे। भारत में सामाजिक परिवर्तन के आयाम आए थे 1977 में, 1977 में। फिर उसके बाद इन्होंने एक प्रमुख जाति और अन्य निबंध बताया, प्रमुख जाति और अन्य निबंध बताया 1986 में, 1986 में। और एक किताब इन्होंने बताया पर्सनल राइट के माध्यम से इंडियन सोसाइटी के बारे में, सन 1998 में, सन 1998 में। और एक किताब इन्होंने बताया था, याद रख लीजिएगा, गांव जाति लिंग और विधि, गांव जाति लिंग और विधि, 1998 में ये भी किताब आई थी। ठीक है, 8 किताब इंपॉर्टेंट है, ये 8 को नोट कर लीजिए। ठीक है, 8 किताब ये इंपॉर्टेंट है श्रीनिवासन। सर ये जो आपने बताया 76 में भारत की गांव वाला, तो आपने 55 बताया था। वो देखो, वो भी किताब ही है, ऐसी बात नहीं है। भारत में गांव, भारत में गांव ये किताब भी है। ये विलेज इन इंडिया की बात कर रहा है। मैं इन्हें आप लोगों को क्या बताया अभी, मैंने आप लोगों को गाँव बताया कि द रिमेंबर विलेज आई, वो 1976 में आई, है ना, 1976 में। वो भी पर्सनल वाली बताइए एक बार। पर्सनल, कौन सी पर्सनल? बोला है ना, पर्सनल राइट, 1998। अच्छा, पर्सनल राइटिंग, ओके। लास्ट वन
तो इंडियन सोसाइटी थो पर्सनल राइटिंग है ना, उसको बेसिकली कहा जाता है पर्सनल राइट के माध्यम से इंडियन सोसाइटी, है ना। सर 86 वाली बुक और 36। क्या लिखती हो यार, 86 की किताब आप यहाँ पे लिख लीजिए। ये किताब आपकी आई थी 1986 में। ये किताब का नाम था डोमिनेंट जाति और अन्य निबंध, प्रमुख जाति और अन्य निबंध, प्रमुख जाति और अन्य निबंध। मॉडर्न इंडिया भी है ना सर बुक इनकी? अरे भाई कितनी बार बताऊँ, सर 1962। ईयर भी लिखा है ये, कोई ईयर ये बताओ। क्या लिखा है बताओ, 1962, 1963 क्या है लिखा हुआ है, देखो। 1962 लिखा है। हाँ यही तो है, और पूछ लो भाई। सर लास्ट वाला बताइए, गांव जाति और सेंसिटिविटी 1998। 1998। ओके सर। ठीक है, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड हो गया। चलो, तो ये तो हो गया भाई श्रीनिवासन के बारे में। श्रीनिवासन एक ऐसे पर्सन हैं जिनका योगदान जाति और जाति व्यवस्था, सामाजिक स्तरीकरण, सांस्कृतिककरण और दक्षिण भारत में पश्चिमीकरण और प्रमुख जाति की अवधारणा पर उसके काम के लिए ये जाने गए। संस्कृतिकरण की कॉन्सेप्ट को लेकर अगर कोई बात करने वाला है तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक निचली जाति या जनजाति या कोई अन्य समूह अपने रीति रिवाजों या रीति रिवाज या विचारधारा या जीवन के तरीके को उच्च या अधिक बार 2 बार जन्म लेने वाली जाति की दिशा में बदलने की जो प्रक्रिया बताया गया वो बेसिकली सांस्कृतिकरण को रिप्रेजेंट किया गया। इस चीज़ को आप चाहे तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। अभी ये सारी चीज़ें आप सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक केस वर्क का सिद्धांत नहीं है? देखिए, गोपनीयता है, व्यक्तिकरण है, स्वीकृति है, विशिष्ट उद्देश्य नहीं है सर। विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि भारत के जनजातीय समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्वास्थ्य। देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा आया है 2015 का। मैं कह रहा हूँ कि 2015 का पेपर बहुत अच्छे से करके जाइएगा, ये रिपीट हो सकते हैं 2022 में, ठीक है। 2022 के रिपीट हो सकते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, याद रखिएगा इसको ज़रूर। प्रश्न है, भारत के जनजातीय समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्वास्थ्य और शैक्षणिक स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता की थी। तो क्या एमएस गौरी थे, योगेंद्र सिंह थे, या वर्गिनिक्स एक्शा थे, क्या बीना दास थे? यहाँ आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश भी देखें क्योंकि प्रश्न अच्छा लग रहा है मुझे, और हो सकता है आप लोगों से ऐसे प्रश्न मिल सकते हैं। हाई लेवल की कमेटी है ये, सोशल, इकोनॉमिक, हेल्थ एंड एजुकेशनल स्टेटस को लेकर बात कर रहा है। ट्राइबल कमेटीज़ में ऑफ इंडिया वाज द चैरिटेड बाय। आपको ये क्वेश्चन है, क्या जवाब आप देना यहाँ पर उचित समझेंगे? ये तो गोरे लग रहे हैं। गोरे लग रहा है, ओके। देखिए, एक अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो एक ऐसे विद्वान है जिसको हम वर्जीनियस एक्सा के नाम से भी जानते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी को अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर बी में एक किताब लाया था इन्होंने, और उस किताब का नाम था राज्य समाज और जनजाति ठीक है, नोट करते रहिएगा। औपनिवेशिक भारत के मुद्दे थे इसमें, औपनिवेशिक भारत के मुद्दे थे, और ये किताब 2008 में आई थी। पेपर है आपके सामने 2015 का। तो वर्गीनियस जो एक्शा की बुक है वो बेसिकली
सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और शैक्षणिक के सुधार के माध्यम से जनजाति जो कमेटी लाई गई थी भारत में, वो लाई गई थी वर्जीनियस एक्सा के द्वारा 2008 में। हालांकि आर्थिक द्वैतवाद और क्लास की संरचना के बारे में बात करने वाला, उत्तर बंगाल के वृक्षारोपण और किसान सेटिंग के अध्ययन की बात करता है, तो वो भी वर्जीनियस एक्सा का ही नाम आता है। केवल 2 ही किताब इनकी फेमस रही है और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछी भी गई है दोनों के दोनों। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जो आपके सामने है, ये किताब पर आधारित है प्रश्न कि यह उच्च स्तरीय जो कमेटी है उसकी अध्यक्षता किसने किया है, तो वर्जीनियस एक्सा ने किया है। ऑप्शन आपका दूसरा वाला सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। सर उत्तर भारत का क्या बता रहे थे? उत्तर बंगाल के बारे में बात कर रहा था। उत्तर बंगाल में वृक्षारोपण और किसान सेटिंग के अध्ययन किया था इसने, किसान सेटिंग के अध्ययन किया था उत्तर बंगाल का। बात करते हैं उसके बाद एक नाम आ रहा है बीना दास के बारे में। बीना दास एक, अगर हम इनके बारे में बात करें, बीना दास काफ़ी फेमस पर्सन ये भी हैं सोशल वर्क में। जीवन और शब्द के बारे में बात करते हैं। जीवन और शब्द क्या है? जीवन और शब्द 2006 में जीवन और शब्द के बारे में जिक्र करने वाली महिला अगर कोई है तो बीना दास उसका नाम आता है। और एक क्रिटिकल इवेंट की बात करती है, क्रिटिकल इवेंट की बात करती हैं और क्रिटिकल इवेंट 1995 में बात करती हैं। 2 बातें उनकी ध्यान रखिएगा। बाकी हैंडबुक ऑफ इंडियन सोशोलॉजी इतना उनका फेमस नहीं रहा है ना। डिजीज़ पॉवर्टी भी उतनी फेमस नहीं रही है। लाइफ एंड वर्ड काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है और क्रिटिकल इवेंट भी काफ़ी ज़्यादा इनका फेमस रहा है। वीना के बात करेंगे अगर हम लोग MS गोरे, तो आप लोगों को भली भांति तरीके से मालूम होगा MS गोरे, माधव सदाशिव गोरे इनका नाम है। और इनकी बारे में अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न बनकर आया हुआ है, शहरीकरण और परिवार में बदलाव। शहरीकरण और परिवार में बदलाव। और ये जो कॉन्सेप्ट लाए थे MS गोरे महोदय, वो था 1968 का। आपको बता दूं, आप लोगों ने एग्ज़ाम में एक पेपर में किया भी होगा, सम एक्सपेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंटल के बारे में बात की होगी। इसी को बेसिकली सोशल एक्सपेक्ट ऑफ डेवलपमेंट कहा गया। सन 1985 में आया इनका। सोशल वर्क एंड सोशल वर्क एजुकेशन की बात करता है कोई, सोशल वर्क एंड सोशल वर्क एजुकेशन की अगर कोई बात करता है तो वो 1965 में MS गोरे करते हैं। MS गोरे करते हैं, याद रखिएगा सभी लोग। माधव सदाशिव गोरे इनका पूरा नाम है, इनका पूरा नाम है। 2-3 किताबें मैंने बताई हैं आपको, वो तीनों को आप ध्यान रखिएगा। 3 से बाहर माधव सदाशिव की किताब है लेकिन UGC सोशल वर्क में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है ना। एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, योगेंद्र, सुना है? नहीं सर। सर मॉडर्न इंडिया के बारे में बताएं सर। मॉडर्न इंडिया के बारे में नहीं बता। देखो सोशोलॉजी में, समाजशास्त्र में अगर हम बात करते हैं, एक सोशोलॉजिस्ट थे ये, और इन्होंने अभी एक शब्द मुझे बताया है, आधुनिक परंपरा, और बहुत सही जवाब दिया आपने, और यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करने, या आपसे मैं कहूँ कि भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण में बात करने वाला कोई विद्वान था, योगेंद्र सिंह रहे थे 1973 में। सोशल चेंज इन इंडिया, परंतु बुक कहती है आपसे संकट और लचीलापन को लेकर। क्राइसिस एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है तो 1993 में योगेंद्र सिंह बात करते हैं, योगेंद्र सिंह बात करते हैं। बात करें अगर हम लोग भारत में सामाजिक स्तरीकरण और परिवर्तन की बात 1977 में करते हैं। यही तो, ये 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है तीनों के तीनों किताबें। बिल्कुल, भारत में सामाजिक स्तरीकरण और परिवर्तन,
सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया। ठीक है सर। ये चीज़ें हैं, इसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर डेविड गिल, क्वेश्चन नंबर 10। डेविड गिल ने यह इंगित किया था कि सामाजिक न्याय का सार लोगों को अपनी बनाता है। क्या आंतरिक आवश्यकताएं हैं, बाह्य आवश्यकताएं हैं, सम्मान आवश्यकताएं हैं, यथार्थकरण आवश्यकताएं हैं? क्या कहना उचित समझेंगे? क्वेश्चन नंबर 10। ऑप्शन 3। नहीं नहीं, गलत। फिर से यथार्थ सोचो, लग फिर रहा है से सर। फिर से डेविड गिल, देखिए यहाँ सर पे आंतरिक आपको बता बाह्य दूंगा। आवश्यकता है। डेविड गिल सामाजिक न्याय का सार, सामान्य और ऐसी कंडीशन पर जो सामाजिक न्याय के सार बता रहे थे, उसका मतलब था कि समाज कार्य के एक मूल्य के रूप में सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। यानी सामाजिक न्याय स्वतंत्रता की समानता, अधिकार और अवसर की बात करते थे। इग्नू के पास, जिसके पास इग्नू की बुक होगी, इग्नू की बुक, जॉन स्टुअर्ट गिल का नाम उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि न्याय सामाजिक उपयोगिता का महत्वपूर्ण पक्ष है। और ये बात किसने कहा है? जॉन स्टुअर्ट गिल ने कहा है, या जॉन स्टुअर्ट डेविड गिल ने कहा है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इग्नू की किताब में साफ शब्दों में मिलेगा इसका नाम, इसके नाम से चैप्टर है सामाजिक न्याय वाले में, है ना, उसमें मिलेगा आपको। ठीक है। संविधान की उद्देशिका में न्याय के आदर्श की वह भूमिका है जो मंदिर में मंगल कलश की होती है। संविधान की उद्देशिका में जो न्याय का आदर्श की भूमिका है, जैसे मंदिर में जो मंगल कलश का कार्य करती है, ठीक उसी प्रकार से उद्देशिका में न्याय के आदर्श की भूमिका वही होती है। इस तरीके से एक शब्दों को प्रस्तुत करने वाला कोई विद्वान था तो डेविड गिल था। यह आंतरिक आवश्यकताएं थी सर। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट जवाब होना चाहिए। पहला ही करेक्ट है, होना ही नहीं चाहिए, पहला ही करेक्ट है, आंतरिक आवश्यकता, डेविड। याद रहेगा? जी सर। चलो, बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन कारण कार्यात्मक पद्धति से सर्वोत्तम रूप से जुड़ा हुआ है? देखिए, कारण कार्यात्मक पद्धति से जुड़ा हुआ है। दुर्खीम, कॉज फंक्शनिंग, दुर्खीम। बिल्कुल। आधुनिक समाजशास्त्र के संस्थापक हैं और समाज वैज्ञानिक शब्दावलियों में दुनिया का पहला आधिकारिक समाजशास्त्री माना जाता है इस्माइल दुर्खीम को। ऑप्शन नंबर 3 सही है, 3 सही। अभी 2 दिन पहले ही पढ़ा मैंने इसको, इसका आंसर ढूंढ रही थी, अभी निकला है। ओके। कार्य कारण पद्धति का सर्वोत्तम रूप, है ना। स्पेंसर, आपने इनके बारे में सुना ही होगा, हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। उद्विकासी सिद्धांत, समाज परिवर्तन अच्छा, का पंचपद। देखिए, हाँ, ये आपने नाम सही बोला। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय इतने फेमस पर्सन थे कि इन्होंने सिद्धांत जो दिया था तर्क के आधार पे। इनका जो था आतंकवादी और औद्योगिक का एक ऐसा सिद्धांत विकसित किया जो क्रमिक विकासवादी प्रगति के अनुरूप कार्य कर रही थी। और इसी हर्बर्ट ने पंचपदी के नाम से जाने भी गए, जिसको हर्बर्ट पंचपदी विधि के नाम से जाना जाता है। एक था प्रस्तावना, एक था प्रस्तुतिकरण, एक था तुलना का सहयोग, एक था सामान्यीकरण और एक था प्रयोग। 5 हो गए, बस कंप्लीट। स्पष्ट हुआ? बिल्कुल, होना भी चाहिए। आतंकवादी और औद्योगिक का सिद्धांत किसने दिया?
हाँ औद्योगिक, हर्बर्ट स्पेंसर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। याद रखिएगा समाजशास्त्र का सिद्धांत भी हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। सेकंड संस्करण आया था 1876 में समाजशास्त्र का। और एक था इनका जो है सामाजिक सांख्यिकी 1851 में, 1851 में, इसको हम बोलते हैं 1851 भी, है ना, याद रखिएगा। क्लियर हो गया ना? अगस्त, ये औद्योगिक और आतंकवाद कब आया सर? ये कॉन्सेप्ट नहीं, इनकी अवधारणा थी, सिद्धांत था, एग्जैक्ट कोई वर्ष नहीं है ना। इतना मेहनत से पढ़ रहे हो, है ना, एक एक सिद्धांत तक के भी पहुंच रहे हो कि भाई जेआरएफ तो लाना तय है, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हो सभी को, है ना। और नहीं आएगा तो फिर सोच लो क्या करने वाला हूँ मैं। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, अगस्ट काम्टे, आपने नाम सुना होगा अगस्ट काम्टे के बारे में, बहुत ही फेमस पर्सन है अगस्ट काम्टे। इसने 3 ऐसे स्तर बताए या 3 ऐसे नियम बताए जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। सामाजिक परिवर्तन। जब हम बात करें सैद्धांतिक दशाओं से होकर, तब आप क्या बोलें? आध्यात्मिक अथवा काल्पनिक। आध्यात्मिक, काल्पनिक या अलौकिक। आध्यात्मिक या काल्पनिक। तात्विक या गुणात्मक। मैंने आपसे बात कर रहा हूँ सैद्धांतिक दशा से। हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा एक के बाद एक सैद्धांतिक दशाओं से होकर गुजरती है, इसलिए मैं सैद्धांतिक दशा की बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक, और इसी को बोलते हैं सकारात्मक। अब बात करता हूँ मैं अगस्ट काम्टे के 3 स्तर के नियम। 3 स्तर के नियम। नंबर 1 धार्मिक अवस्था, नंबर 2 बोलो, आध्यात्मिक। तात्विक। हाँ तात्विक। नंबर 3 सकारात्मक या वैज्ञानिक। प्रत्यक्षात्मक अवस्था कह लीजिए या वैज्ञानिक भी कह लीजिए। अलौकिक आपका धार्मिक हो जाएगा, अलौकिक आपका धार्मिक हो जाएगा। ठीक है, इनकी बात करता है। लेकिन एक और बात रह गई जिसमें इसने अलौकिक जो दैवी शक्ति की बात कर रहा था धार्मिक अवस्था में, इसमें 3 अवस्थाएं और आई। प्रेतवाद, बहुदेववाद, समझते जाइए, बहुदेवतावाद कह लीजिए आप, इक्वेशरवाद। ईश्वरवाद। हाँ हाँ, ईश्वरवाद। इक्वेशरवाद। ये 3 धार्मिक अवस्था के अंतर्गत आए थे। फिर तात्विक आया जहाँ पे तर्क शक्ति का विकास हुआ। प्रत्यक्षात्मक या वैज्ञानिक आए जहाँ पे चिंतन बेसिकली एक अहम भूमिका निभाई, बुद्धि की सहायता से बहुत सारे कार्य हुए, उसके बारे में चर्चा की गई। सामाजिक संगठन पाया गया 3 टाइप में, जो अभी आप लोगों ने देखा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसकी आलोचना बोगार्ट्स ने भी की थी, हर्बर्ट स्पेंसर ने भी की थी। बहुदेवतावाद। नहीं, वो रेखी वाला, जैसे वो नॉर्विन बर्टालाम्की का था ना, बहुरेखी वाला, और इनका एक रेखी था। अच्छा, एक रेखीय का सिद्धांत। हाँ सर, पर नेट पे उल्टा ही दिखा रहा है। उनका बहुरेखी दिखा रहा है, गेरहार्ड लैंस्की जूनियर का। किनका उल्टा दिखा रहा है? हाँ, ये अगस्त काम्टे का बहुरेखी लिखा है और गेरहार्ड लैंस्की जूनियर का एक रेखीय सिद्धांत लिखा है। विकास के सिद्धांत है जो। अगस्ट काम्टे का प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है। प्रत्यक्षवाद, वो तो परिवर्तन की है सर, परिवर्तन की। एक रेखीय का सिद्धांत। विकास के सिद्धांत लिख रहे हैं।
क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, देखिए आप समझ लीजिए यहाँ पे जो सोशल चेंज की जब बात करते हैं हम लोग ना, तो हमारे सामने दो दो भाग मिलते हैं, दो पार्ट मिलते हैं। एक लीनियर मिलता है जिसको रेखीय बोलते हैं आप लोग, हाँ एक साइकिल मिलता है जिसको चक्रीय बोलते हैं आप लोग, हाँ है ना। तो रेखीय सिद्धांत में ऑगस्ट काम्टे, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, वेवलेन और मॉर्गन और भी विद्वान हैं, ये सभी शामिल हैं रेखीय में। क्लियर हुआ? मैंने आपको एक पर्सन का नाम नहीं बताया है। और वो रेखीय, सर आप जो बता रहे हो ना सर, वो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है कि चक्रीय और रेखीय, वो नहीं बोल रहे हैं। हाँ, ये विकास का सिद्धांत है, एक रेखीय विकास का सिद्धांत, बहुरेखीय विकास का सिद्धांत। ये एक सिद्धांत रेखीय विकास का सिद्धांत। हाँ आप साइकोलॉजी पूछ रहे हो, फिर मनोविज्ञान पूछ रहे हो, हाँ, जहाँ पे हाँ, परिवर्तन के development। विशेष कारक पर बल देते हैं, तो वहाँ पे भौतिक दशाएं सदैव अपने और समूह के बीच एक आदर्श संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न करती है। जो चक्रीय सिद्धांत होता है वो परिवर्तन का कोई विशेष कर स्पष्ट नहीं होता, परंतु समाज में अधिकांश परिवर्तन इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि परिवर्तन एक चक्रीय रूप में होता है। परिवर्तन एक चक्रीय रूप में होता है। तो अगर एक रेखीय विकास के सिद्धांत की बात आप करते हैं, तो नाम आप किसका बता रहे हैं? एक रेखी में गेरहार्ड लेंसकी, आपको याद आ रहा होगा, एक बार आपने ये बताए थे जब आप साम्यवाद प्रकार्यवाद पढ़ा रहे थे ना, तब ये बताए थे एक रेखी विकास का सिद्धांत गेरहार्ड लेंसकी का है और बहुरेखी विकास का सिद्धांत ऑगस्ट काम्टे का है। और मैं एक बार पढ़ रही थी तो गूगल पे मुझे ये दिखा रहा था कि एक रेखी विकास का सिद्धांत तो काम्टे का है। तो ये सब मैडम यही सही, एक रेखी अगस्त काम्टे का है। ठीक है, वो मैं अगर आपसे बात करूँ, साइकोलॉजी का प्रश्न इनको तो देना नहीं चाहिए। पहली बात, विकास में हाँ सामाजिक परिवर्तन की अगर बात करते हैं तो विकास जो होता है हमेशा एक रेखा में प्रतीत होता है। आप जानते हैं एक रेखा में ही विकास चलता है, विकास एक रेखा में ही चलता है। बाल मनोविज्ञान में साफ शब्दों में ये बात कही भी गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है बालक विकास को लेकर। तो बालक का जब विकास होता है तो वो कई स्टेज, कई सिस्टम से होकर गुजरता है, कई तरीके से बालक का विकास होता है ना। सिर से पैर की भी तरफ होता है, और कभी कभी उसका जो होता है बालक का विकास जब सिर के पैर की ओर होता है तो उसके साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो विशिष्ट से सामान्य की ओर भी चलता है विकास, है ना। केंद्र परिधि की ओर भी चलता है विकास, है ना। बालक, ये विकास है, ये अलग आप कॉन्सेप्ट अलग जा रहे हैं। परिवर्तन के लेकर बात करें, ऑगस्ट काम्टे इज़ द राइट आंसर होगा, है ना। ऑगस्ट काम्टे का सही जवाब होगा यहाँ पे। बाकी अगर आप सोच रहे हैं तो वो वहाँ पे एक रेखी, हाँ हालांकि दूसरा कॉन्सेप्ट है सर, आप कॉन्सेप्ट है, परंतु वो भी नाम दिया है किसी ने, लेकिन साइकोलॉजी का नाम दिया है। अब याद मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा, गार्लैंड का नाम आ रहा था, किसका नाम आ रहा था? गेरहार्ड लेंसकी जूनियर। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ो, सर बात आगे बढ़ो। एडम स्मिथ पता आ गया, ऑगस्ट काम्टे समाजशास्त्र के जनक भी हैं, जानते हैं। सिगमंड फ्रायड द्वारा बताए गए निम्नलिखित चरणों में से सही क्रम बताइए। मुखा कहाँ पे है? दूसरा सही। ऑप्शन बी। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे बोलिए, साफ बोलिए, शुद्ध। आगे देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच पारस्परिक प्रभाव की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? संबंध, विचारशीलता। समझ, विचारशीलता या घनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करेंगे तो सामाजिक कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच जो पारस्परिक प्रभाव की प्रक्रिया होती है वो विचारशीलता पर ही आधारित होती है, इसलिए आप विचारशीलता पे ही लगाइए, ना कि समझ पर, ना ही संबंध पर। घनिष्ठता भी नहीं है, घनिष्ठता से ही आपका रिलेटिव यहाँ पे रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे अंतरण प्रत्यंतरण की प्रक्रिया होती है। समझ बेसिकली ज़्यादा आपको सकारात्मक रिजल्ट नहीं देगी। विचारशीलता आपको समझ के आधार पर ही
एक पॉजिटिव रिजल्ट देगी। इसलिए कार्यकर्ता सेवार्थी के बीच में जो पारस्परिक प्रभाव की प्रक्रिया होती है वो विचारशीलता वाली होती है। आपकी जो प्रक्रिया है सेवार्थी के साथ वो विचारशीलता वाली है, ना कि समझ वाली है, ना कि संबंध वाली है, ना कि घनिष्ठ वाली है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। प्रश्न अच्छा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक परिषद कम्युनिटी काउंसलिंग का कार्य नहीं है। निधि जुटाना। सामुदायिक परिषद का कार्य, देखिए आप लोग जानते हैं सामुदायिक परिषद के बारे में। और सामुदायिक परिषद जो है सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में एक जनप्रतिनिधि निकाय था ये। और इंग्लैंड, ब्रिटेन वही है, इंग्लैंड ही होता है, ठीक है ना। ब्रिटेन बेसिकली स्थानीय आकार और सार्वजनिक भागीदारी के आधार पर इसने इसके साथ कई ऐसे गैर संवैधानिक निकाय होकर कार्य किए, जैसे स्कॉटलैंड और वेल्स। देखिए ये नाम याद रखिएगा, 3 नाम मैं बोल रहा हूँ, ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और वेल्स। और यहाँ पे जो सामुदायिक परिषद की भूमिका हुई, जहाँ एक प्रकार से सार्वजनिक भागीदारी के तहत वैकल्पिक शैलियों के रूप में खुद को सामुदायिक परिषद कह गए। ग्रामीण विकास के कार्यों के लिए धर्मार्थ ग्रामीण समुदाय परिषद थे, जिनमें सामुदायिक नियोजन, सामुदायिक भवन का समर्थन, ग्रामीण परिवहन योजनाएं, ग्रामीण किफ़ायती आवास इत्यादि क्षेत्रों को शामिल किया गया, इत्यादि क्षेत्रों को शामिल किया गया। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि 14 का सही जवाब जो होगा वो फंड से रिलेटेड था। भाई ये इतने सारे काम अगर होगा परिषद के माध्यम से तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर फंड जुटाने की बात करेगा, फंड रेजिंग की बात करता है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि जो निधि जुटाना है वही फंड है, और यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी तथ्यों को खोजने का काम नहीं करेगा, वो फंडिंग काम करता है, फंडिंग का काम होता है ये, फंडिंग का। अच्छा कार्य नहीं है, ओके ओके ओके, एक मिनट सॉरी मैं गलत, कम्युनिटी चेस्ट, वो सॉरी एक मिनट गलत हो गया। कम्युनिटी चेस्ट जो होती है ना, मैं कम्युनिटी चेस्ट सोचा, कम्युनिटी जो चेस्ट होगी वो फंड रेजिंग की बात करेगी। कम्युनिटी जो परिषद होगी वो तथ्य को जुटाने का काम करेगी, जनता की समझ को बढ़ाने का काम करेगी, चैतन्य की बात करेगी, एक्टिविटी पर बात करेगी, ना कि फंडिंग पर बात करेगी। राइट जवाब दिया है अभी किसी बच्चे ने, नहीं है, तो इसलिए फंड रेजिंग नहीं है। कम्युनिटी चेस्ट अगर होगा तो फंड रेजिंग होगा, याद रखिएगा, ठीक है। फंड रेजिंग तब होगा, यहाँ पे फंड रेजिंग नहीं है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। समझ में आ गया? बस चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथमता साथी समूह, साथी समूह जानते हो, पीयर ग्रुप बोलते, पीयर ग्रुप बोलते हैं, आयु के आधार पर। हाँ है ना, आयु के। अभी जितने, अभी मैं आपसे बात करूँ, आप सब लोग पीयर ग्रुप वाले हो। अरे भाई इधर भी ध्यान दो, आप सभी लोग समवयस्क हो, तो साथी समूह कह सकते हो। तो उसके आधार पर बनते, बताइए लिंग के आधार पर बनाओगे कि जाति के, धर्म की, आयु पर? आयु के पर। छोटे बच्चों से सोचते ना, वो बराबर के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। अच्छा जी, नीलम हो, जी सर। बताओ किस पर बनेगा? सर मैं क्वेश्चन ऑब्जर्व कर, सर मेरा तो इस टाइम पेपर नहीं, सर मेरा कोई तैयारी नहीं है। आप अरे ऐसे थोड़ी ना तुम आके बैठो कथा सुनो, ये तो गलत बात है। नहीं सर, कथा नहीं सुनना है, पर मेरा कुछ पेपर नहीं भरा नहीं सर। चलो अच्छा, डॉक्टर जी बताइए, डॉक्टर पारुल मैडम बताएं। नहीं सर, आयु के अकॉर्डिंग होता है। आयु इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब, आयु करेक्ट होगा यहाँ पे। बेसिकली लिंग भेदभाव को रिप्रेजेंट कर देगा, जाति भी भेदभाव को रिप्रेजेंट कर देगा, धर्म में भी आपको कहीं ना कहीं भेदभाव को, लेकिन साथी समूह के आधार पर जब बनाए जाते हैं वो आयु इज़ द राइट आंसर। चाहे देखो हम भले यहाँ पे अगर बात करें एज में कोई छोटा भी होगा, लेकिन आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे ही आयु के लोग लेवल पर आ जाएंगे, है ना।
तो इसलिए ये समवयस्क कहा जाता है इसको, तो साथ ही सबूत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 15 वाला का जो सही जवाब आप लोगों ने दिया है मुझे, वही बी वाला करेक्ट जवाब होगा, बाकी सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़िए। ये सवाल तो आप जानते ही हैं, 16, मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं। समुदाय। गेमिन सॉफ्ट शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बिल्कुल समुदाय के लिए। गेसल सॉफ्ट संघ के लिए। संघ के लिए। समाज। नहीं संघ। गेसल सेप्ट सर, यहाँ पे गेमिन सॉफ्ट है। सर आप क्या पूछ रहे हैं? गैसल का पूछ रहे हैं? गेसल जो वो समिति और संघ का ही आता है ना। एक देखिए, एक संस्था है, एक संघ है। एक गेमिन सॉफ्ट होता है, एक गेसल सॉफ्ट होता है। ये गेमिन सॉफ्ट है, वो समुदाय हो गया। गेमिन सॉफ्ट और गेसल सॉफ्ट। हाँ गेमिन सेप्ट लिखा है, ये समुदाय होता है, और वो आप जो पूछ रहे हैं ना वो बोलते हैं संघ या फिर समिति। गेमिन सॉफ्ट और गेसल सॉफ्ट। हाँ, समुदाय और समिति। समिति को आप संघ भी बोल सकते हो, वो गैसल हो गया, और जो गेमिन है वो समुदाय का हो गया। क्लियर है? चलो, किसका है ये, किसने दिया था? टॉनीज में। एफ टोनी। हाँ एफ, बिल्कुल एफ टोनीज इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, एफ टोनीज। तो इसका ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट था उसी पर आधारित था, गेमिन सॉफ्ट और गेसल सॉफ्ट पर, है ना। काफ़ी फेमस ये रही है, एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कई बार सोशल वर्क में। नोट कर लीजिएगा, ये जिसको समझ नहीं आएगा पूछ लो भाई, समय है यही पूछने का, उसके बाद टाइम आपका समाप्त हो जाएगा, फिर नहीं आप पूछ पाएंगे, ना ही आप समझ पाएंगे इसके बारे में। बता दीजिए ये दोनों वाला। देखिए, एक होता है गेमिन सॉफ्ट, एक क्या होता है, एक होता है गेमिन सॉफ्ट। गेमिन होता है कम्युनिटी पर, है ना, कम्युनिटी पर होगा। और जो एक होता है आपका गेसल सॉफ्ट, सोसाइटी पर। सोसाइटी, सोसाइटी मतलब समाज। तो कम्युनिटी, ये जो गेमिन सॉफ्ट था ये इस पे हो गया, और जो ये गेसल सॉफ्ट था ये सोसाइटी पर यानी समाज पर हो गया, है ना, ये समाज पर हो गया। ठीक है, ठीक है। समिति पर है ना, संघ और समिति पर है ना, कैसे इसको? अरे भाई, अगर इसको समिति कह रहे हो तो इसको संघ कह लीजिए, समाज को। हो गया, संघ ही तो समाज बन गया, है ना, हो ना, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, इसमें एक शब्द और आप लोग ध्यान रखिएगा ना, हो सकता है इस बार 2022 में आप लोगों से ये क्वेश्चन बना के पूछ ले। एक शब्द आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, एक रूपता पे आधारित है आपका, एक रूपता पर आधारित है आपका गेमिन सॉफ्ट। हाँ, एक रूपता पर, ये हो सकता पूछ ले। और विविधता पे अगर आधारित है आपका तो वो है गेसल सॉफ्ट। ठीक है, ये है लोक पर काम करता है, लोक पर, फोक पर काम करेगा, लोक पर। और ये काम करेगा अर्बन मतलब शहर ना, शहर पर, शहर पर काम करेगा। इसकी जो ये प्रकृति के आधार पर इच्छा या अथॉरिटी या समान इच्छा का यूज़ करता है आपका ये गेमिन सॉफ्ट। जो गेसल सॉफ्ट होता है वो तर्क संगत होता है। वो क्या होता है? तर्क संगत होता है। क्या होता है? तर्क संगत होता है। हाँ, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बस इससे ज़्यादा कुछ तो आने वाला ही नहीं है, इतना आप समझ लेंगे। जी सर, एफ्टोनीज। हाँ, इसका अच्छा नाम आप बता रहे हैं। हाँ, वो ही सही है, सही है। हाँ, फ्रेडरिक हेनरी टोनीस इज द राइट आंसर, इसी का पूरा नाम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
लोगों की सामना करने के क्रियाकलाप या कार्यकलाप और पर्यावरण की मांग के बीच अंतः क्रिया को क्या कहेंगे? सर ये व्यक्ति क्रियात्मकता बोलेंगे इसको, ये हेनरी मुर्रे ने बताया। नहीं नहीं, लोगों की सामना करने के क्रियाकलाप, लोगों का आ गया ना, तो यहाँ व्यक्ति क्रियाकलाप कहाँ होगा? सामाजिक हो जाएगा। और क्रियाकलाप पर्यावरण की मांग के बीच में अंतर, सामाजिक हो जाएगा, बिल्कुल सही, सामाजिक क्रियाकलाप होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा यहाँ पर, पहला सही नहीं होगा, 4 करेक्ट होगा। ठीक है। और फ्रेडियन स्कीम में आईडी प्रचलित होता है। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है भाई ये तो, ये बताओ। आनंद के सिद्धांत पर इड हाँ, पहला सुखवादी आनंद के सिद्धांत। फ्रेडियन स्कीम में आईडी प्रचलित होता है। ए ऑप्शन। और बताएं कोई। फर्स्ट। फर्स्ट ओके। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में ना, तो आपका आनंद के सिद्धांत पर ही आधारित है। आईडी मतलब ईद होता है। क्या होता है? ईद। ईद को ही हम इदम भी बोलते हैं। आनंद पर आधारित है ना, आनंदवादी होता है ये बच्चों में। पशुवादी आनंद। हाँ बस समझ गए थे। ईद इसी पर आधारित है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आज के लिए बस इतना रखिए। मैं भूल भी गया था आप लोगों की क्लास लेते लेते, है ना, मुझे पता ही नहीं, हाँ टाइम का याद ही नहीं हुआ। कोई नहीं सर।